हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज कक्षा 9 के गति नामक चैप्टर्स के इन छोटे छोटे टॉपिक्स चाल, वेग, औसत चाल एवं औसत वेग, सापेक्ष वेग एवं निरपेक्ष वेग के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन के विषय में जाना था, कुछ गति के विषय में भी जाना था कि गति कहते किसे हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम देखते हैं कि चाल क्या है। कल के वीडियो में हमने बताया था, दूरी की परिभाषा बताई थी, विस्थापन की परिभाषा बताई थी। इसी से रिलेटेड ये चाल और वेग है। चाल क्या है? एकांक समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अथवा पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? को हम चाल कहते हैं। ठीक है। यानी अब यदि हम कहें कि चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा पथ की लंबाई या तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई बटे समयांतराल। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। या सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चली गई दूरी बटे समयांतराल। दोनों ही ठीक है, दोनों ही हम लिख सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम चाल कहते हैं। या सिंपल फार्मूला है, आप लोगों को कंठस्थ होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक। अब चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चाल का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और बटे समय का मात्रक सेकंड। तो ये हो जाएगा, चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा, माना कोई वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु है, माना कोई वस्तु t1 समय पर किसी बिंदु से, ठीक है, गति कहाँ से शुरू होगी? किसी निश्चित बिंदु से। तो किसी बिंदु से s1 दूरी पर है, ठीक है, और t2 समय पर उसी निश्चित बिंदु से, जिस निश्चित बिंदु पर से s1 दूरी पर है, उसी निश्चित बिंदु पर t2 समय पर उसी निश्चित बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाती है? दूरी s2 हो जाती है। ठीक है। तो क्या करेंगे इसको? अब ये हो जाएगा चाल बराबर पहले दूरी कहाँ थी? s2 पर थी, s2 से s1, ठीक है। फिर
बटे क्या हो जाएगा, समयांतराल t2 माइनस t1। ठीक है, यानी चाल बराबर क्या हो गई, इतनी हो गई s2 माइनस s1 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका हो गया मात्रक। अब इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा s अपान डेल्टा t। ये डेल्टा क्या है, इन दो स्थितियों के बीच का अंतर है। इसमें डेल्टा t में डेल्टा क्या है, इन दो समयों के बीच का अंतर है, यानी समयांतराल है। ठीक है, अब इसको लिखने से हमको लिखने की ही बचत होती है। तो चाल बराबर, या हम ये कह सकते हैं यहाँ v बराबर हो जाएगा डेल्टा s अपान डेल्टा t। ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। अब चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। हमने अदिश और सदिश बताने ते समय ही बताया था कि चाल जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। यानी चाल में क्या होता है, चाल में केवल परिमाण होता है और उस चाल की कोई दिशा नहीं होती। अतः चाल क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे कहें, एक उदाहरण लें कि यह है, माना कोई वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, रफ्तार से चल रही है। तो अब उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे क्या है, किसी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसमें केवल क्या है, इसमें केवल परिमाण है और दिशा नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है कि एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इससे यह नहीं पता चलता कि गाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लेंगे। दूसरा आ जाता है वेग। वेग क्या है, कोई वस्तु किसी एकांक समयांतराल में, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है, जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, जितनी कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, विस्थापन क्या है, दो स्थितियों के बीच का अंतर। हमने कल आपको बताया था विस्थापन के विषय में, थोड़ा सा और बता दें। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यहाँ से पहले यहाँ तक चली, फिर यहाँ तक चली। मान लीजिए तीन मीटर चली और ये 4 मीटर चली। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो गई, तय किए गए पथ की लंबाई कितनी हो गई इसकी, 4 3 7 मीटर। लेकिन विस्थापन कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। माना ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ से ए सी कितना हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर
9 प्लस 16, 16 9 25, तो AC बराबर हो जाएगा √25, यानी हो जाएगा 5 मीटर। यानी विस्थापन कितना हो गया? केवल 5 मीटर हो। ठीक है, तो किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु जितनी विस्थापित होती है एकांक समयांतराल में, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, अच्छा वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसलिए वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। इसे वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। किसी चीज के ऊपर यदि वेक्टर लगा दिया जाए, इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए, तो वह क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाएगा। इसका मात्रक भी वही होता है, बराबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब वेग और चाल में अंतर कर लेते हैं। जैसे यदि कहा जाए एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो क्या हो जाएगी? उसकी चाल हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। लेकिन यदि इसी को बदल दिया जाए, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा की ओर जा रही। ठीक है, दिशा की ओर जा रही है। अब इसमें दो चीज हो गई। इस कथन में, पहले वाले कथन में केवल एक वस्तु है, परिमाण है, और कोई दिशा नहीं है। इसमें दिशा नहीं है, लेकिन इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है, तो जब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यदि ये हो गया, ये है दूसरा कथन। यदि परिमाण या दिशा में से कोई एक परिवर्तित हो जाए तो वेग क्या होगा? वेग परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वेग क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसका परिमाण परिवर्तित हो जाए या दिशा परिवर्तित हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, चक्कर लगा रही है, और यहाँ ये 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यहाँ से चलना शुरू करती है। अब लगातार क्या है? ये इसी रफ्तार से चलती है, तो यहाँ विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। यहाँ पहुँचने पर विस्थापन शून्य हो गया, इस बिंदु पर पहुँचने पर। लेकिन यहाँ विस्थापन शून्य नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिशा क्या है? लगातार बदल रही। अभी ये इस दिशा में जा रही थी, फिर इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, फिर जो है इस दिशा में जा रही है। तो इसका वेग क्या है? लगातार परिवर्तित हो रहा है। वेग जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। बात समझाई नहीं? अब हम औसत चाल और औसत वेग के विषय में जान लेते हैं। देखिए, औसत चाल औसत वेग क्या है। मान लीजिए यदि कहा जाए कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के 20 मीटर प्रति सेकंड की, या इसको ऐसे ना कहा जाए, यदि कहा जाए कि हमारे घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, और यहाँ पहुँचने में आधे घंटे का समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगा? आधे घंटे का समय लगा। ठीक है, आधे घंटे का, और ये भी क्या है? 10 किलोमीटर। तो उसकी चाल, औसत चाल क्या हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या हो गई? औसत चाल क्या हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सूत्रवत देख लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी
कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, ठीक है, टोटल चली गई दूरी और बटे टोटल समय, तो वो हो जाएगी क्या, औसत चाल। लेकिन यदि ये वस्तु लौट के फिर यहाँ आ गई तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। यहाँ से यहाँ लौटने पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब विस्थापन 0 हो गया तो वेग क्या हो गया, 0 हो गया। जब वेग 0 हो गया तो औसत वेग क्या हो गया, औसत वेग भी 0 हो गया। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो यहाँ से चलना शुरू की और यहीं पर घूम करके फिर आ गए तो उसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया। लेकिन उसकी चाल जो है 0 नहीं हुई, उसकी चाल किसके बराबर होगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी या वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर होगी। तो उसकी औसत चाल तो 0 नहीं होगी, औसत चाल 0 नहीं होगी, लेकिन जो औसत वेग है, जो औसत वेग है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत चाल और औसत वेग को निकाल सकते हैं। दूसरा आ जाता है सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग। ये क्या होता है, माना दो वस्तुएं एक ही समय पर, दो वस्तुएं एक ही समय पर, एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हैं तो एक के वेग के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसकी परिभाषा सापेक्ष वेग की, कि माना दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान है तो एक के वेग के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहेंगे। माना दो वस्तुएं परस्पर समांतर चल रही हैं, माना दो वस्तुएं परस्पर समांतर चल रहे हैं, समांतर चल रही हैं तो दो स्थितियां होंगी, तो दो स्थितियां होंगी। नंबर एक, या तो वस्तुएं एक साथ चले एक ही दिशा में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, या विपरीत दिशा में। अब जब एक ही साथ चल रही हैं, जब एक ही साथ चल रही हैं, माना पहली का वेग जो है, पहली वस्तु का वेग, पहली वस्तु का वेग क्या है, u है, और दूसरी वस्तु का वेग, दूसरी वस्तु का वेग क्या है, v है। ठीक है, तो पहली के सापेक्ष
दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा? दूसरी वस्तु का सापेक्ष वेग क्या होगा? दूसरी वस्तु का सापेक्ष वेग u माइनस v होगा। क्या होगा? u माइनस v होगा। और दूसरी के सापेक्ष पहली वस्तु का वेग क्या होगा? पहली वस्तु का सापेक्ष वेग होगा v माइनस u। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अब दूसरी स्थिति क्या है? यदि विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो एक दूसरे के सापेक्ष जो वेग होगा वो क्या होगा? सापेक्ष वेग क्या होगा? u प्लस v। फिर से समझ लेते हैं एक बार। दो वस्तुएं यदि एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हैं तो एक के वेग के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, अब दो वस्तुएं समांतर चल रही हैं, कब लागू होगा? जब दो वस्तुएं कैसी हों? समांतर चल रही हों। दो स्थितियां हैं, जब वस्तु एक साथ चलें और एक ही दिशा में चलें। दूसरी स्थिति है जब विपरीत दिशा में चलें। यदि वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं और पहली वस्तु का वेग माना u है, दूसरी का v है, तो पहली के सापेक्ष दूसरी वस्तु का सापेक्ष वेग u माइनस v होगा और दूसरी के सापेक्ष पहली वस्तु का सापेक्ष वेग v माइनस u होगा। और जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे के जो सापेक्ष वेग है, एक दूसरे के सापेक्ष वेग है वो u प्लस v के बराबर होगा। अब निरपेक्ष वेग एक ही लाइन में हम देख लेते हैं कि निरपेक्ष वेग क्या है? जब एक वस्तु स्थिर हो, जब एक वस्तु स्थिर हो और दूसरी वस्तु गति कर रही हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निरपेक्ष वेग। तो दूसरी का वेग क्या कहलाएगा? तो पहली का तो वेग होगा नहीं क्योंकि पहली वस्तु क्या है? स्थिर है। तो दूसरी का वेग क्या कहलाएगा? दूसरी का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। निरपेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है, सापेक्ष वेग हो गया, निरपेक्ष वेग हो गया, ये हो गया। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम लोग त्वरण के विषय में पढ़ेंगे और गति के ग्राफीय निरूपण के विषय में पढ़ेंगे। गति के ग्राफीय निरूपण के विषय में पढ़ेंगे। इसमें वेग समय के बीच, ठीक है, वेग समय के बीच और समय चाल के बीच और वेग चाल के बीच इत्यादि के बीच हम ग्राफ को खींचेंगे और उस आधार पर बताया जाएगा कि चाल क्या होगी, औसत वेग कितना होगा और वेग कितना होगा। ठीक है, आज इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।